हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पैरेंट्स प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th साइंस के अंदर बातचीत कर रहे थे और क्लास 10 साइंस के अंदर आपको एक लेक्चर दे चुके हैं हम लोग और आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे थे। यानी साइंस के अंदर यदि बात किया जाए तो साइंस के अंदर जो भौतिकी का हिस्सा है, भौतिकी का हिस्सा है, उसके अंदर हम लोग प्रकाश और विद्युत दो भाग पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग विद्युत को बात कर रहे थे। ठीक है, विद्युत की बात कर रहे थे। विद्युत में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इसको डिस्कस कर रहे थे। इसको डिस्कस करते हुए एक लेक्चर इसके पहले आपको मैंने गिवन किया है, मतलब एक लेक्चर मैंने आपको दिया है। ठीक है, आज उसका पार्ट 2 होने वाला है उसी चैप्टर के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ये जो सेगमेंट लेके चल रहे हैं इसमें विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ चल रहे हैं कि मतलब आप न्यूमेरिकल भी आसानी से प्रैक्टिस कर सके, उसके साथ ये कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। ठीक है, आज की क्लास में आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं तो आओ पहले परिभाषा सुनो। परिभाषा के अकॉर्डिंग बात किया जाए, ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो देखो क्या कहा जा रहा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब सीधा सीधा समझो, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धन आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी अर्थात अपनी लैंग्वेज में परिभाषा बात किया जाए तो कहा जा सकता है किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। क्या मतलब है भाई? मतलब यह है यदि कोई धन परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या होता है? प्लस क्यू नॉट या क्यू नॉट भी लिखते हैं ना। धन परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश के लिए क्यू नॉट लिखते हैं और धन है तो पॉजिटिव लगा दिया। प्लस धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं। कहां से? अनंत से कहां लेके जा रहे हैं भैया? किसी वैद्युत क्षेत्र में जब इस आवेश को आप यहां से उठाओगे और किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके जाओगे तो उस केस में कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो उस केस में जो कार्य करोगे, जो W जितना कार्य करोगे वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। यही बात कही गई यहां पर कि अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में या ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q, या आप इसे लिख सकते हो V बराबर W/Q नॉट। V बराबर W/Q नॉट। कोई पूछे ये Q नॉट क्या है तो आप कहेंगे धन परीक्षण आवेश। क्या बेटा? धन परीक्षण आवेश। क्लियर है? वैद्युत विभव को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वह कैपिटल V। वैद्युत विभव को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल V, और इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है।
इसके अलावा एक मात्रक और होता है, लेकिन ये कॉमन मात्रक है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा एक मात्रक होता है जूल पर कुलाम। क्या होता है बेटा? जूल पर कुलाम। ठीक है, जूल पर कुलाम, ये भी इसका मात्रक होता है। ठीक है बेटा, जूल पर कुलाम या फिर इसी को वोल्ट कहा जाता है। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। यदि वैद्युत विभव समझ में आया कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत विभवांतर क्या होता है। आओ भैया पहले परिभाषा सुनते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे उसको। किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। मतलब कोई विद्युत परिपथ है या कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश जिसे Q नॉट कहते हो, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर को भी से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा जाता है। ठीक है, भी से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा भी लिखा जाता है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य यानी W बटे प्रवाहित आवेश या धन परीक्षण आवेश Q नॉट या Q नॉट, ये दोनों लिख सकते हैं। इसका मात्रक भी वही होता है, इसका मात्रक भी सेम होता है जो आपके विभव का होता है। ठीक है, क्या होता है मात्रक? जूल। देखो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो इसका मात्रक जूल पर कुलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कुलाम होता है, दोनों को मिलाकर जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट होता है। यही बात आपको इसके पहले भी यहां पर बताई गई, जूल पर कुलाम या इसी को हम वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा यहां तक? यदि यहां तक समझ में आ गई, यहां तक ये फार्मूला समझ में आ गया, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा। ठीक है, बार बार यूज होगा, जैसे किलो वोल्ट। ठीक है, 1 किलो वोल्ट बराबर कितना वोल्ट होता है? देखो भाई, 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -6 वोल्ट होता है। ठीक है, 10 की पावर -6 वोल्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट होता है, या 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की पावर 3 वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब क्या बात लिखी गई है सर? वोल्ट की परिभाषा, ये आपसे पूछी जाती है। 1 वोल्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट है ना? क्या परिभाषा है? यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्लियर है? मतलब समझ लीजिए, 2 चालक है या 1 चालक है, एक चालक का एक बिंदु यहां रखा हुआ है, दूसरा बिंदु यहां रखा हुआ है। ठीक है, जहां जहां मैंने पकड़ा वहां 2 बिंदु हैं। अब यहां से यहां तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कराया जा रहा है और 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जा रहा है,
तो उस केस में जो इसका विभवांतर होगा या जो इसका विभव होगा वो कितना होगा, वह 1 वोल्ट होगा। कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, वोल्ट विभव का छोटा मात्रक है, लेकिन वोल्ट से भी छोटा मात्रक होता है, जैसे मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। ये वोल्ट से बड़े मात्रक जैसे किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट, ये है। वोल्ट से छोटे मात्रक में मिली वोल्ट ले सकते हो, माइक्रो वोल्ट ले सकते हो, और बड़े मात्रक में किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट ले सकते हो। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है, आपको जब भी एग्जाम में मिलेगा वो वोल्ट में ही मिलेगा। क्लियर है? या बहुत अच्छा लिखा होगा तो बहुत इच्छा करेगा एग्जामिनर का तो वो जूल पर कुलाम लिख देगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, आओ भैया देखो जल्दी से, ये रहा आपका क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी हल, और हल लिखते हुए पहले लिखते हैं क्या, दिया है, दिया है। ठीक है, किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश, 4 कूलम यानी किसका मान दिया भाई, 4 कूलम यानी क्यू का मान दिया, क्यू बराबर 4 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर, विभवांतर यानी किसका मान दिया, भी का, कितना, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यू पूछा जा रहा है। और हमें पता है V बराबर W अपान Q होता है ना, तो W बराबर क्या मिलेगा भाई, V इंटू क्यू मिलेगा क्या, कह दो हाँ सर मिल जाएगा। V का मान कितना है, V का मान 16, Q का मान 4, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा, 16 चौका 64। क्या, 2 ऑप्शन है, वोल्ट पर वोल्ट कूलम लिखो, वोल्ट कूलम, या इसी को लिखा जा सकता है जूल, या इसके अलावा क्या लिख सकते हो तुम, या इसके अलावा क्या लिख सकते हो, जूल। कितना जूल, 64 जूल। यानी इस अवस्था में कितना कार्य करना पड़ेगा, 64 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, 64 जूल कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात किया जाए, अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम का, और यदि आप लोगों को टाइम टेबल नहीं पता है, ठीक है, तो सभी लोग, जिन लोगों को टाइम टेबल नहीं पता है वो सभी लोग आज के मतलब कि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, लाइव वाले सेगमेंट में आपको सिलेबस मतलब कि आपका जो टाइम टेबल है उसको डिस्कस किया गया है, उसको देख लीजिए और अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका एग्जाम जो है वो 24 ऑफ फेब से शुरू है, यानी 24 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 10 ऐसे जनरली तो 12 मार्च तक जा रहा है, लेकिन हाई स्कूल वाले बच्चों का एग्जाम जो है वो 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी बात करते हैं। किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, विभवांतर कितना है भैया, 12 वोल्ट, 2 सेकंड में 36 जूल कार्य, 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। कह दो वाह, ये क्या है सर, अभी तक तो ये सब ऐसा कुछ बातें नहीं किया था आप हमको। आओ देखो हल, देखो इसका हल देखने के लिए सबसे पहली चीज, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, यानी क्या दिया है भैया, दिया है, क्या दिया है, भी दिया है, कितना, 12 वोल्ट, 2 सेकंड में 36 जूल कार्य, यानी टी दिया है कितना, 2 सेकंड, कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, 36 जूल, 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। धारा यानी आई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आई। कहते तो सर आई निकलेगा कैसे सर, एक चीज समझो ध्यान से, हमको एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है सर, इन सबको देखते हुए हमको फार्मूला याद आ रहा है, V बराबर W अपान Q। कहते तो हाँ सर, ये वाला तो हम लोग पढ़ किए हैं। इसके साथ साथ एक फार्मूला और याद आ रहा है इन दोनों को देखकर हमको, कि Q बराबर I इंटू टी, जहां से I बराबर Q अपान टी आ जाएगा। कह दो हाँ सर बिल्कुल सही है, लेकिन सर Q कहां से आएगा, तो Q यहां से निकालेंगे, तो Q बराबर आ जाएगा W अपान V। W का मान कितना है, W का मान है
36 बटे V का मान कितना है 12, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 कूलाम। Q का मान कितना आया 3 कूलाम। अब Q का जब मान आ गया तो यहां पुटअप कर दो, तो I बराबर तुम्हें क्या मिलेगा, I बराबर Q/T। Q का मान 3 और T का मान 2 सेकंड में करेंगे, तो I बराबर क्या आएगा 3/2। 3/2 मतलब क्या, 3/2 का मतलब क्या, 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब डिवीजन जाएगा ना, सीधे सीधे 1.5 आएगा, लिख दे क्या, डिवीजन कर लोगे ना इतना, क्या तो नहीं सर इतना नहीं आता है, डिवाइड करके दिखाइए। अरे पगलो ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो 2 1 कम 2, ठीक है, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ेगा, 5 बार में जाएगा 10। क्लियर है, अब तो कर लोगे ना, अब इतना मत करना कि नहीं सर ऐसे कैसे, ठीक है। और धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये बात हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले जाके वो वाला लेक्चर देखें, ठीक है। चलिए क्लियर इतनी बातें, यहां तक में कोई दिक्कत, वेरी गुड। आइए थोड़ी सी बातचीत समझते हैं हम लोग किसमें, कि वैद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपके एग्जाम में 1-1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि यहां पे बहुत सारे हमने डायग्राम मतलब सर्किट ले आए, इतना नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो है वो किसका है, लैंप का है, ठीक है। ये बना होगा तो यानी लैंप का है, ठीक है। और ये जो होगा वो वॉल लाइट का है, यानी दीवार पर जो बल्ब लगी होती है ना, उसका सिंबल बनाने के लिए हम ये बनाते हैं। लाइट ग्लोब, उसके लिए ये सिंबल बनाया जाता है। स्विच, स्विच के लिए देखो ये स्विच, ठीक है, यदि तुम बनाना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो ना, ठीक है, इस तरीके से यही बना हुआ है, ठीक है, स्विच, ठीक है। उसके बाद लॉकिंग स्विच, लॉकिंग स्विच के लिए भी सेम वैसा ही डिजाइन है, कुछ स्पेशल टाइप का, ठीक है। पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये, ठीक है। वायर, वायर के लिए सीधा सीधा ना, वायर के लिए एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सीधा बस। नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड 2 ऑप्शन है ना, मतलब देखो एक चीज समझो, एक वायर है ना और एक वायर इसके ऊपर से क्रॉस किया, तो क्रॉस जहां से किया या तो उसके ऊपर ऐसे डॉट बना दो, तो इसका मतलब यह है कि ये क्रॉस किया है, कट नहीं किया, मतलब जुड़ा नहीं है ना। या तो एक तरीका यह है कि एक तार ऐसे खींचो, एक तार ऐसे खींचो, दूसरा तार ले आओ, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे ले आओ, जिससे ये पता चल जाएगा कि ओवर क्रॉसिंग है, ठीक है। नॉट कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है ना, ये ओवर क्रॉसिंग है, मतलब यहां से आगे बढ़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए गोले के अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए क्या किया जाता है, ऐसे गोला बनाएंगे, गोले के अंदर भी लिखेंगे ऐसे, ये वोल्ट मीटर है। इसी ऐसे ही गोला बनाकर इसके अंदर ए लिख देंगे तो वो अमीटर हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के लिए क्या बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के लिए एरो बनाएंगे और उसके अंदर मतलब एक गोला बनाएंगे, उसके अंदर एरो बनाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के लिए यहां पे दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के लिए हम ऐसे बनाते हैं, और ये जो बनता है इसे जॉकी कहते हैं ना, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के लिए एक ऑप्शन और है कि गोले के अंदर गोला बनाइए, ठीक है, गोला बनाइए और गोले के अंदर जी लिखिए, गोले के अंदर क्या करिए, जी लिखिए, तो वो भी बनाते हैं ना। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के लिए दोनों सिंबल यूज करते हैं, सामान्य तौर पे हम ये वाला यूज करते हैं सीधा सीधा, ठीक है, एक सीधा लाइन खींचिए और ऐसे 2 तार, इसे कहते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है। उसके बाद पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज का मतलब क्या है, आयनित, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, तो इस तरीके से बस उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ऐसा, उसके अलावा कुछ नहीं है। वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसका मान बदल रहा हो लगातार, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। जेनर डायोड, जेनर डायोड, डायोड, ठीक है, फोटो डायोड, एलईडी, डायोड पिन, सेल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए याद होना चाहिए आपको। कौन सा सर, आपका ये
आप यहां से देखो, जो सर्किट आप अभी स्टार्ट करोगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा वो, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए कहां शुरू करते हैं। सेल, सेल यानी बैटरी, बैटरी ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो सेल और बैटरी, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, मतलब बहुत सारे जो सेल होते हैं जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल है उसको इस तरीके से जोड़ा बस। ग्राउंड यानी अर्थिंग जिसे कहते हो आप, ठीक है, उसका सिंबल ये होता है। फ्यूज, फ्यूज का सिंबल ये होता है या फिर ये होता है, दोनों बनाते हैं, ठीक है, दोनों बनाते हैं ना इस तरीके से। डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई के लिए ये बनाते हैं और एसी सप्लाई के लिए ये बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। रजिस्टर, रजिस्टर के लिए ये बनाइए, ठीक है, ये बनाइए रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर ये सिंपल यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर ये यूज करते हैं। उसके बाद बाकी जो है वो आपके एग्जाम में किसी काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो काम आना है वो 1 2 3 4 5 6 होने हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, स्विच, स्विच इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा आप, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो वैद्युत परिपथ आरेख यानी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये वाली सर्किट जब होती है तो ऐसा दिखाई देता है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बेटा, चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ओम का नियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ठीक है, क्या होता है भाई ओम का नियम, पहले स्टेटमेंट सुनते हैं, ठीक है। जार्ज साइमन ओम, यानी इस नियम को देने वाले व्यक्ति का नाम है जार्ज साइमन ओम, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कहो भौतिक अवस्था क्या होती है सर, भौतिक अवस्था का मतलब है लंबाई, ताप, दाब, ठीक है, ये उसकी भौतिक अवस्था है। लंबाई, ताप या दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए, यानी अपरिवर्तित रहे, परिवर्तन ना किया जाए या अपरिवर्तित रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक में प्रवाहित धारा आई इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर यानी भी से रिप्रेजेंट होता है, विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर था, उसमें प्रवाहित धारा आई हो, विभवांतर भी, विभवांतर भी था, उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तो आई प्रोपोर्शनल टू भी, यानी ये स्टेटमेंट मिला है हमें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर प्रवाहित धारा या चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू भी, अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, आई प्रोपोर्शनल टू भी या भी प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों लिखा जा सकता है। उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनल साइन कभी भी हटता है, ये जो प्रोपोर्शनल साइन आपको दिख रहा है ये कभी भी हटता है, तो उसके बाद दो चीजें आती हैं, इससे रिप्लेस करते पे दो चीजें आती हैं, एक बराबर का चिन्ह और दूसरा नियतांक। दूसरा क्या आता है भाई, नियतांक, दूसरा क्या आता है, नियतांक। तो यहां पे आएगा v इज इक्वल टू आर इंटू आई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो v बराबर आई इंटू आर। अब एक बात याद रखिएगा कि v बराबर आई इंटू आर, अब इसमें r क्या है सर, तो r एक नियतांक है, क्या है, r एक नियतांक है, इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो v अपन आई इज इक्वल टू आर, और ये जो r है ये क्या है, एक प्रकार का नियतांक है, क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। क्लियर है बातें, उम्मीद है आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड बेटा, ठीक है। सॉरी,
यदि ओम के नियम की बात की जाए तो ओम का नियम यदि आपको समझ में आ गया तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तो आपसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पूछा जाए या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूछा जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध कहा जाए या विद्युत प्रतिरोध कहा जाए, दोनों एक ही बात है। क्या होता है सर, आइए परिभाषा सुनते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या मतलब है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, किसमें, विद्युत धारा के प्रवाह में। यानी किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी आर बराबर V अपान आई होता है। आर इज इक्वल टू V अपान आई होता है, ठीक है। यदि कोई कहे कि सर आर का मात्रक क्या होता है, तो आर का मात्रक या तो वोल्ट अपान एम्पियर लिखो, जैसे V अपान आर इज इक्वल टू V अपान आई होता है, तो V का मात्रक वोल्ट होता है, V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है। या तो वोल्ट अपान एम्पियर लिखिए या तो उसके जगह आप लिख सकते हैं इसमें ओम। क्या लिख सकते हैं, ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसे ओम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका नाम होता है ओमेगा। क्या नाम होता है, ओमेगा। अब कुछ लोग परेशान होंगे कि सर इसे भी तो ओमेगा ही बोला जाता है ना। हाँ भैया बोला जाता है, लेकिन इसे भी बोलते हैं, ठीक है, और वहीं से लिया गया है ओम। क्लियर है, तो ओम का मात्रक, ठीक है सॉरी, वहीं से या इसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम के अलावा वोल्ट अपान एम्पियर भी होता है। क्लियर है। यदि इतने फार्मूले क्लियर हो गए, दो एक ही फार्मूला बताया है, ठीक है। यदि फार्मूला समझ में आ गया तो आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक ओम की परिभाषा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहती हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहती हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। ओम से बड़े मात्रक मेगा ओम तथा छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है। मतलब ओम से बड़ा की बात करें तो मेगा ओम हो जाएगा, यदि ओम से छोटे की बात करें तो माइक्रो ओम इसका मात्रक हो जाएगा। 1 मेगा ओम बराबर 10 के पावर 6 ओम तथा 1 माइक्रो ओम बराबर 10 के पावर -6 ओम होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको जो याद करनी है, ठीक है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वो याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, मोटाई, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। मतलब यदि चालक का प्रतिरोध, जो कंडक्टर हमारे पास है, जो तार हमारे पास है, उस तार की मोटाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है, तार किस चीज से बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उन सभी चीजों पर, साथ में ताप पर भी निर्भर करता है। क्या, चालक का प्रतिरोध। यानी R किस पर निर्भर करता है भैया, चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, चालक की लंबाई, मोटाई, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ, जिस पदार्थ से वो बना है, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब है जिस पदार्थ से वो बना है तार, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। चालक ऐसे पदार्थ के बने होते हैं
जिनका प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उससे ज्यादा तो वो नष्ट कर देगा ना उसको, इसलिए। चालक ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण वे परिपथ में विद्युत के प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि वे अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी अथवा अचालक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहा जाता है, और जिसमें से धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कुछ एग्जाम्पल दे देते तो मजा ही आ जाता। तो भैया देखो, चालक जो होता है जैसे कि लोहा, ठीक है, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन सब में धारा प्रवाहित होती है, तो ये सब चालक हैं, कंडक्टर हैं। वहीं पर लकड़ी, ठीक है, रबर, कांच, ये सब जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं है, यानी इंसुलेटर है, ठीक है, यानी इन्हीं को हम कह सकते हैं विद्युत रोधी हैं। क्या है? विद्युत रोधी है या अचालक है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ अचालक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बेटा। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस पर है? इसी फार्मूले पे जो अभी हम लोग पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, 5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा क्या होगी? ठीक है, देखो भैया, सबसे पहली चीज क्या है? 5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यानी क्या क्या दिया है? हल देखते हैं थोड़ा। हल में पहली चीज क्या दिया है? दिया है, ठीक है, पहला क्या क्या चीज दिया है? पहला दूसरा नहीं करते, सीधे लिखते हैं, ठीक है। 5 वोल्ट के एक सेल का, यानी V दिया है 5 वोल्ट, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r कह सकते हो या R कह सकते हो, इसके लिए भी 0.5 ओम, 0.5 ओम। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान बताइए, यानी I आपको बताना है, ठीक है। तो आपने अभी अभी ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I इंटू आर का। दो हाँ सर पढ़ा है हम लोगों ने। तो यदि आपको क्या निकालना है? आपको I निकालना है, तो I बराबर क्या होगा? V अपान R। V का मान 5 अपान R का मान 0.5। सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी 10 एम्पियर। क्या हो जाएगा? यानी वो बैटरी 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेगी। वह बैटरी कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करेगी? 10 एम्पियर की, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है था, इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आओ हल देखते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या दिया हुआ है? एक चालक में 0.5 एम्पियर, ये एम्पियर किसका मात्रक होता है भैया? धारा का। धारा का मात्रक होता है ना एम्पियर, धारा का मात्रक है, यानी I का मान दिया है। I बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है ना भाई। धारा का मात्रक होता है तो धारा को I से रिप्रेजेंट करते हो, तो I बराबर कितना दिया? 0.5 एम्पियर। उसके साथ साथ इसके सिरों पर विभवांतर बोल दिया ना, विभवांतर, विभवांतर 3 वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो यानी कि V बराबर दिया कितना? 3 वोल्ट। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यानी R बताना है आपको। R बताना है तो आपके पास फार्मूला होता है क्या? कह दो हाँ सर होता है, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। तो यदि यहां से मैं R बराबर बात करूं तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। V का मान कितना है सर? 3 वोल्ट। I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो ये 10, ये 10, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 5। डिवाइड करो कितना आएगा? 6 ओम। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अभी भी सिखाया ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है बेटा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो नहीं सर इसके अलावा दूसरा वाला मात्रक दो, तो इसके अलावा दूसरा वाला मात्रक होता है वोल्ट अपान एम्पियर। वोल्ट अपान एम्पियर क्या होगा बेटा? वोल्ट अपान एम्पियर।
समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रही है चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है। एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा लेता है। 110 वोल्ट पर यह बल्ब कितनी धारा लेगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझो सबसे पहली चीज समझो, एक बल्ब है 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा लेता है ना। पहले हल देखते हैं, हल में फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया? एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर की धारा लेता है और 110 वोल्ट पर ये कितने एम्पियर की धारा लेगा, यह बल्ब कितनी धारा लेगा, ये नहीं बोला है सीधे सीधे। तो हमने पढ़ा क्या है कि V इज इक्वल टू, यदि सेम मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। यदि मैं यहां से बात करूं, यदि यहां से बात करूं तो आपको V कितना दे दिया? 220 वोल्ट बराबर 2.2 इंटू आर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 220 बटे 2.2 बराबर बराबर आर। यदि मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 220 गुणे 10 बटे 2.2 गुणे 10 बराबर आर। जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 220 गुणे 10 अपान 22। 22 से 22 कटा यानी ये बचेगा 10, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 ओम। कितना आएगा? 100 ओम, ये आर का मान आया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 110 वोल्ट पर यह बल्ब कितनी धारा लेगा। तो यदि आपको V और R पता है, ठीक है, तो V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर V अपान R। V का मान 110 वोल्ट अपान R का मान 100 ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या आएगा? 11 अपान 10, 11 अपान 10 यानी 1 पॉइंट, एक बार में भागा दोगे 10, एक बचेगा, डिवीजन जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा यानी 1.1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा? 1.1 एम्पियर। यानी एक बल्ब जो 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर की धारा ले रही है, वही 110 वोल्ट पर वह बल्ब 1.1 एम्पियर की धारा लेगी। कितनी लेगी? 1.1 एम्पियर की धारा लेगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम इतना तो कर ही दिया करो यार कि वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, आपको आपके काम की वीडियो आएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? यदि यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट बात करते हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक। यानी किसी चालक के प्रतिरोध को कौन कौन से लोग प्रवाहित करते हैं ना। तो मैंने पहले अभी भी बताया, अभी इसके पहले वाली स्लाइड पे मैंने बताई कि यदि देखा जाए तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर, मोटाई पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो भाई इन पर निर्भर करता है, मतलब इनकी वजह से प्रभावित होता है। बात तो ठीक है सर, इनकी वजह से प्रभावित होता है, लेकिन बात यह आती है कि सर इनकी वजह से प्रभावित तो होता है, इनकी वजह से प्रभावित तो होता है, लेकिन क्या इसका मान बढ़ता है, घटता है या क्या होता है, इसके बारे में तो कुछ बताए ही नहीं आप। तो आइए बस उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक चालक तार की लंबाई। लंबाई पर प्रभावित होता है ना चालक? बिल्कुल होता है। तो चालक तार की लंबाई किस प्रकार से प्रतिरोध को प्रभावित करती है, आइए देखिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब क्या है भाई? समानुपाती होने का मतलब है R प्रोपोर्शनल है L के, और R प्रोपोर्शनल है L का मतलब कि यदि लंबाई में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी, और लंबाई में कमी होगी तो प्रतिरोध में भी कमी होगी। यदि दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती हैं तो दोनों में एक में जो परिवर्तन होता है दूसरे में सेम परिवर्तन एज इट इज होता है। ठीक है,
यदि दो राशियां यदि दोनों में दो राशियां यदि दोनों एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हैं, तो उस केस में यदि एक में जो परिवर्तन होगा दूसरे में वही परिवर्तन स्वतः ही होगा। मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, और एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटेगा। अतः इसका क्या मतलब होता? अतः इसका मतलब हुआ तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उस चालक का प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। तो ठीक है सर। कभी आप गांव गए हो तो गांव में देखते हो कि ट्रांसफार्मर बहुत दूर दूर होता है ना। यदि ट्रांसफार्मर बहुत दूर दूर होता है तो वहां से पता चला एक तार खींच के लाए हैं घर पे और जला रहे हैं बल्ब को। अब तो एलईडी आ गई है, लेकिन यदि गांव में जाओगे तो आज भी 100 वाट वाला बल्ब दिखाई देता है। ठीक है। और कभी ऐसा फिनोमिना देखने को मिल जाए तो ट्राई करना उसको देखने का या समझने का इस बात को कि भैया देखो तार लाइट बहुत दूर से आई है, ट्रांसफार्मर बहुत दूर है तो कनेक्शन वहां से लिया गया है और तार बहुत लंबा चल के आया है। और जब उसमें 100 वाट का जो बल्ब है ना, एलईडी नहीं 100 वाट वाली बल्ब, 100 वाट वाली बल्ब जो देखोगे तो देखना कभी कि ट्रांसफार्मर के पास वाले किसी घर में भी वही 100 वाट का बल्ब जो जल रहा होगा वो अच्छा ग्लो कर रहा होगा, लेकिन वहीं पर जो बहुत दूर जाके 100 वाट का बल्ब जला रहे होगे उसकी ग्लोनेस थोड़ी कम होगी, मतलब वो कम ग्लो कर रहा होगा, कम चमक रहा होगा। कारण क्यों क्या होता है? कारण ये होता है कि तार की लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो उस केस में उसमें धारा कम प्रवाहित होती है। तो पहला कारण हुआ चालक तार की लंबाई पर क्या कि चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी चालक तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है सर? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात यदि हम लोग करें तो सबसे पहली बात तो ये बताओ मेरे को, क्या आपको पता है कि तार कैसा होता है? तार को यदि ध्यान से देखोगे तो बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का। यदि कोई बेलनाकार वस्तु होगी, ठीक है, जैसे ये देखो ये बैटरी जो है वो बेलन के आकार का है, बेलनाकार है, तो उस केस में इसका ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है क्या? ये ऊपर वाला सिरा, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस पर कैसे डिपेंड करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि ये बेलन है, ठीक है, ये तार है, ये तार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब इस केस में ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी ये जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अतः पतली तार का प्रतिरोध अधिक होगा। इसलिए तार बहुत पतला नहीं बनाया जाता है ना। ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसलिए देखोगे तो तार बहुत पतला नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? यानी R A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, चालक तार के पदार्थ पर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि समान लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के विभिन्न पदार्थ के तार लिए जाए तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। यदि मान लो एल्युमिनियम का तार बना रहे या कॉपर का बना रहे तो पदार्थ तो सेम है ना, कॉपर लिया एल्युमिनियम लिया। एक तार 2 मीटर लंबा है और एक तार 1 मीटर लंबा है। ठीक है। एक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और एक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, मतलब उसकी लंबाई भी अलग अलग है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अलग अलग है। तो उस केस में दोनों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, दोनों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। क्लियर है? लेकिन यदि उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दोनों सेम हुआ तो उस केस में उस चालक तार का प्रतिरोध भी सेम होगा। कुछ पदार्थों का प्रतिरोध अधिक तथा कुछ पदार्थों का प्रतिरोध कम होता है। हाँ, ये प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसे सिंपल सी बात समझो, जैसे संसार में जितने लोग भी हैं सब एक समान भुक्कड़ तो है नहीं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं। जैसे कुछ तुम्हारे दोस्त होंगे ना, तुम्हारे दोस्त बहुत भुक्कड़ टाइप के होंगे, तुम अच्छे आदमी हो,
कि नहीं? ठीक है, तो अब उस केस में प्रतिरोध, कुछ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, कुछ का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यदि समान लंबाई तथा समान व्यास के कॉपर धातु तथा नाइक्रोम मिश्र धातु के तार ले लो तो नाइक्रोम तार का कॉपर की अपेक्षा 60 गुना अधिक प्रतिरोध होता है। यानी नाइक्रोम जो तार होगा, नाइक्रोम का बना हुआ जो तार होगा उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, और वहीं कॉपर का जो बना होगा तार उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। कितना कम होगा सर? यदि कॉपर का प्रतिरोध, कॉपर के तार का जो प्रतिरोध है वो R है, तो नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम जो तार है, नाइक्रोम वाले पदार्थ का जो तार बना है उसका जो प्रतिरोध होगा वो 60 इंटू R हो जाएगा, यानी 60 गुना अधिक हो जाएगा कॉपर के तार से। कितना अधिक हो जाएगा? 60 गुना, 60 टाइम्स अधिक हो जाएगा। क्लियर है? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं चालक तार के ताप पर। ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है? ठीक है, तो यदि हम लोग ताप पे बात करें तो ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर यदि जो कंडक्टर हमने लिया है उस कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, ताप घटाने पर घट जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन ताप घटाने पर घट जाता है। किसमें? शुद्ध धातुओं में। किसमें? शुद्ध धातुओं में। जैसे कॉपर का प्योर धातु, कॉपर शुद्ध धातु है, उसका तार बनाया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन वहीं पर मिश्र धातु की बात कर लें, मिश्र धातु क्या होता है भाई? मिश्र धातु की बात करें, जब 2-3 प्रकार की धातुएं एक साथ मिलाई जाती हैं तो जो नए प्रकार के धातु प्राप्त होते हैं या नया प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। वो जो मिश्र धातु प्राप्त होता है उसका यदि प्रतिरोध की बात की जाए तो वह ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ताप पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे नाइक्रोम, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, या फिर टंगस्टन, ठीक है, ये सारी चीजें। R प्रोपोर्शनल टू L/A या R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब बात ये आती कि सर ये रो क्या है? तो आप कह सकते हो, आपने अभी अभी स्टेटमेंट जो पढ़ा, पहले स्टेटमेंट में पढ़ा था R प्रोपोर्शनल टू L, कह दो हाँ सर पढ़ा था। दूसरे वाले स्टेटमेंट में पढ़ा था R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो दोनों को एक साथ लिखने का प्रयास किया जाए तो लिख सकते हैं ना, क्या? R प्रोपोर्शनल टू L/A, कह दो हाँ सर लिख सकते हैं। देखो वही लाइन लिखी हुई है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, कह दो ठीक है सर, अच्छी बात है। सर ये कैसे आ गया सर? अभी अभी तो सिखाया कि जब कोई प्रोपोर्शनल साइन होता है तो इसको हटाया जाता है तो एक बराबर का चिन्ह आता है और इसके साथ साथ एक नियतांक आता है, एक बराबर का चिन्ह आता है और इसके साथ साथ क्या आता है? एक नियतांक। तो यहां पर नियतांक के नाम पे जो है वो है रो, इसे क्या पढ़ते हैं? रो। ठीक है, रोना नहीं है यार, पता चले रोने शुरू कर दिए सर, रो सर बोल रहे हैं रोने के लिए इसलिए रोना शुरू, नहीं, रोना नहीं, इसका नाम है रो। ठीक है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, या इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। जहां ये क्या है, ये जो सिंबल लिखा है उसे क्या कहते हैं? उसे रो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रो कहते हैं। यह एक अनुपातिकता नियतांक है, इसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इससे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब उसकी परिभाषा तो सुनेंगे, उससे पहले एक बात समझो पहले ध्यान से। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि एक तार की लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, यदि तार का प्रतिरोध R है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यदि रो है तो तार की लंबाई यदि 2 गुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, 5 गुनी कर दी जाए, 1 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा? तो सीधे सीधे कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। सीधा सीधा किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। वह केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए हो तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। यदि एक ही पदार्थ से दो तार बनाया है, एक 100 मीटर लंबा एक 2 मीटर लंबा, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब आओ परिभाषा सुनते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध आर के बराबर होता है। मतलब सीधे सीधे समझो, यदि कोई कहे कि रो क्या है भैया, तो हम सीधे सीधे कह तो रहे हैं कि यदि कोई तार लो जिसकी लंबाई एकांक हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, तो उस केस में उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक हो, यदि किसी चालक तार की लंबाई एकांक हो तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में उस अवस्था में उस चालक तार का प्रतिरोध ही उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, परिभाषा यहां लिखी हुई है, एक बार पढ़ लीजिए। अब कोई कहे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है बेटा? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, लेकिन ओम सेंटीमीटर मत लिखना, यह नहीं पूछा जाता आपसे। हमेशा याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे यानी सीजीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? यदि समझ में आई तो अब कुछ एग्जांपल आपके पास है, कुछ मटेरियल है और उसकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है। रेजिस्टिविटी यानी उसकी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे यहां सिल्वर, यदि हम लोग सिल्वर की बात करें तो ये जो चांदी है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वह 1.59 गुणे 10 की पावर -8 होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी यानी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, ये सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ये बात मैंने बताई है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, 1.59 गुणे 10 के पावर -8 इसकी रेजिस्टिविटी होती है। वहीं कॉपर की बात कर लें तो 1.7 गुणे 10 के पावर -8 होती है। ठीक है, मात्रक ओम मीटर होता है ना, रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। गोल्ड के लिए 2.44 गुणे 10 के पावर -8, एल्युमिनियम के लिए 2.82 गुणे 10 के पावर -8। हालांकि इन सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप केवल सिल्वर याद कर लीजिए। कौन सा याद करेंगे? ओनली सिल्वर। ठीक है, केवल चांदी को याद करिए, उससे काम चल जाएगा। यदि बहुत मन करे तो आप ये 3 याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे अच्छे से याद हो जाए तो, कंफ्यूजन ना करे तो। ठीक है, 3 याद कर लीजिए, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर ही पूछा जाता है बार बार, उसके अलावा कोई पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आइए तो अब इस केस में कुछ नोट पॉइंट जो आपके 1 नंबर एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, चांदी की प्रतिरोधकता देखो भैया, दोनों में अंतर आ गया। तो सर यहां 1.559 लिखे तो वहां 1.60 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा आगे पीछे है ना, दशमलव में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, वेरिएशन रहता है। ठीक है, चांदी की प्रतिरोधकता 1.60 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर सबसे कम है। अतः चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, यानी चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, यानी चांदी की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है। ठीक है, यानी जिस चांदी पदार्थ का जो तार बनेगा उसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा। और सबसे अधिक मात्रा में यदि आप 100 एम्पियर की धारा देते हो, 100 एम्पियर की धारा देते हो तो लगभग आपके पास 98-99 एम्पियर की धारा आपके पास पहुंचेगी। कह तो सर तो बनवा दिया जाए चांदी का तार कि नहीं, चांदी का तार बनवा दिया जाए। भैया चांदी का तार बनवा दोगे, अच्छी बात तो है, लेकिन आज लगाओगे रात को गायब हो जाएगा, अगले दिन फिर अंधेरे में रहना पड़ेगा ना। इससे बढ़िया लोहे का लगाओ या कॉपर या एल्युमिनियम का लगाओ, ठीक रहेगा। ठीक है, चांदी का लगाओगे अगले दिन गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विद्युत रोधी अचालकों जैसे कांच, एबोनाइट, हीरा, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, पॉलीथीन आदि की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है
और ताप के साथ नहीं बदलती है, यानी विद्युत रोधी यानी ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिया था, जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया। ठीक है, यहां पे लिखा ही है कांच, एबोनाइट, हीरा, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, पॉलीथीन। ठीक है, इन सब की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत उच्च होती है, बहुत अधिक होती है और ताप के साथ बदलती भी नहीं है। ताप के साथ इनकी जो रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है वो बदलता नहीं है। क्लियर है? कह दो हाँ सर, इतनी बातें समझ में आ गई। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आइए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, देखो एक एक फार्मूला पढ़ाते जा रहा हूं और हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन लगवाते जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो फार्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए या रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपन एल। ये भी फार्मूला पढ़ा और अभी जस्ट इसी पे आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, लो सामने रहा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको पता है कि रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपान एल। रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपान एल। अब इसमें रो क्या है? रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। R क्या है? प्रतिरोध है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और एल क्या है? लंबाई है, चालक तार की लंबाई। आइए प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है भैया? यदि देने की बात करें, एक तार की लंबाई 1 मीटर है यानी एल बराबर 1 मीटर। व्यास कितनी है? व्यास है 0.2 mm की। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है यानी डायामीटर कितना? 0.2 mm। ठीक है, तथा प्रतिरोध 10 ओम है। तथा प्रतिरोध यानी R दिया है कितना? 10 ओम। चालक तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, यानी आपसे कहा जा रहा है रो निकाल के दीजिए। तो ठीक है सर, रो निकालने के लिए फार्मूला तो है ही हमारे पास। अब समस्या ये है कि R ओम में दिया है और L मीटर में दिया है। कर दो, अच्छी बात है सर, लेकिन जो डायामीटर है वो तो चाहिए नहीं ना, हमें मीटर चाहिए। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? तो भाई वृत्त जैसा होता ना। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर से निकलेगा। कर दो, R कैसे आएगा? R ये जो दिया है mm में, पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसका आधा कर लो। तो सिंपल सी बात है सॉरी, पहले R निकालो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा d/2। d/2 तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 0.1 mm। मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया मीटर में। कह दो हाँ सर हो गया। अब क्या निकालेंगे? पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना है ना। A बराबर पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। 22/7 या 3.14। ठीक है, तो अब लिखेंगे रो बराबर R। R कितना है? 10। A का मान सीधे सीधे लिखते हैं 3.14 इंटू R। R का स्क्वायर 0.1 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 0.1 गुणे 10 के पावर -3 अपान L। L का मान कितना है? 1 मीटर। कोई मतलब नहीं है इसको लिख के, हल करिए जल्दी से, बताइए कितना आएगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना आएगा? ये आ जाएगा 3.14 गुणे 10 के पावर -4 -4 -4 -8 हो जाएगा। एक घटाओगे 10 के पावर -7 आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा पाई की वैल्यू रो की वैल्यू 3.14 गुणे 10 के पावर -7 मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आया होगा। कह दो नहीं सर नहीं आया। 10 के पावर -3 10 के पावर -3 मिलके क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6। और ये देखो 10 0.1 लिखा जो है उसे 1/10 लिख सकते हो। 1/10 जो लिखा जाएगा उसे 10 के पावर -1 लिख सकते हो। कह दो हाँ सर, तो ये 0.1 10 के पावर -1 लिखा है ना, तो 10 के पावर -1 10 के पावर -1 मिलकर 10 के पावर -1 -1 मिलके -2 -3 -3 मिलके -6 -6 और -2 मिलके -8 -8 में ये प्लस का 1 लिखा हुआ है तो -7 बचेगा ना, तो -7 यहाँ लिख दिया मैंने। और 3.14 बटे में 1 है, 1 से भागा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही आएगा। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.14 गुणे 10 के पावर -7 ओम मीटर। तो बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रहा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम
तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम मीटर हो तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हल दिखाते हैं सर, आपको अभी तुरंत बताएंगे सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर। एक तार की लंबाई 1 मीटर है, मतलब एल बराबर दिया है 1 मीटर का, तो बिल्कुल सही सर। प्रतिरोध दिया है 23 ओम, यानी आर बराबर 23 ओम। 23 ओम। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर दिया है 1.84 गुणे 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? ए का, तो ए निकालना है सर, निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है सर रो बराबर आर इंटू ए अपान एल का, तो हाँ सर होता है। तो यहां से ए बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? ए बराबर आएगा रो इंटू एल अपान आर का, तो ठीक है सर। रो की वैल्यू कितनी है सर? 1.84 गुणे 10 के पावर माइनस 6 इंटू एल कितना है सर? 1 मीटर अपान में आर। आर का मान कितना है? 23 ओम। ठीक है बेटा, 23 ओम। ठीक है, डिवाइड करो थोड़ा सा। 1.84 डिवाइडेड बाई 23 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर इतना आएगा। मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सभी लोग मेरे को इसको कमेंट करके बताएंगे कि सर 1.84 अपान 23 को डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद इतना आया है। कमेंट करके सभी लोग हमको बताएंगे जरूर। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर से बात करते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 102 ओम है। इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, देखो एक चीज समझो। एक तार है इतना बड़ा ना, इतना बड़ा तार है। इस तार का प्रतिरोध 102 ओम है, मतलब इस तार का आर जो है वो 102 ओम है। और इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए, मतलब प्रारंभ में इसकी लंबाई जो है वो एल है। ठीक है, और प्रारंभ में इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। अब यदि इसको बदला जाए, क्या बदला जाए सर? इस तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मतलब अब इस तार की लंबाई ऐसे खींचा जाए और खींचकर कितनी कर दी जाए? 2l। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए? a/2। तो क्वेश्चन कह रहा है r बता दो। तो भैया तरवा तो वही है ना, ये तार और वो तार दोनों एक ही है ना, एक ही पदार्थ का बना है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो और इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? का, तो बिल्कुल होंगे। यदि ऐसा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी हल के नाम पे। ठीक है, आओ देखते हैं थोड़ा, आओ। हल दिया है, क्या दिया है? R1 बराबर 102 ओम का, तो ठीक है सर। L1 बराबर L, A1 बराबर A, और रो दिया ही नहीं है। और क्या दिया है? R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नए तार का प्रतिरोध पूछा गया ना। R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब L2 बराबर 2L और A2 बराबर A/2, इतना लिख देंगे, दिया है। फिर प्रश्नानुसार हल करेंगे, लिया लिख देंगे। दोनों तार एक ही प्रकार के पदार्थ से बना है, अर्थात दोनों तार के विशिष्ट प्रतिरोध सेम होंगे या एक जैसे होंगे। तो हम लिखेंगे रो बराबर R इंटू ए अपान एल, ये फार्मूला होता है, ये सूत्र है हमारा। सूत्र मेंशन कर दीजिए, मेंशन कर दिया। उसके बाद लिखिए R1 बराबर R1 इंटू A1 अपान L1 बराबर R2 इंटू A2 अपान L2। तुम्हें R2 का मान निकालना है का, तो हाँ सर R2 का मान निकालना है। तो पहले R1 का मान कितना है? 102 इंटू A1 का मान कितना है? A, L1 का मान कितना है? L, बराबर R2 का मान निकालना है का, तो हाँ सर। A2 का मान कितना हो गया सर? A/2 इंटू L2 का मान कितना हो गया सर? 2L
यही ना हुआ? कह दो हाँ सर। यदि इतना हो गया तो आर कितना आएगा सर? ए से ए कट गया, एक एल से एल कट गया, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो यानी 102 गुणे 2 दूना 4 मल्टीप्लाई कर दो बराबर R2 लिख दो। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 102 गुणे 4, 4 दूना 8, 0 4 एकम 4, 408 ओम हो जाएगा। 408 ओम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 408 ओम आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा जरूर एक बार। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है। सॉरी, लोहे के एक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, वह प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए जिससे इसके आयतन में कोई अंतर ना आए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है भैया, लंबाई दोगुनी कर दी जा रही है जिससे इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आयतन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड, आओ देखते हैं। किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 है, मतलब कि प्रारंभिक लंबाई का आधा है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2.4 है। 2.4 है। आओ भैया हल देखते हैं। हल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो क्या क्या दिया है? L लंबाई L है, यानी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यानी R बराबर 4 ओम है। ठीक है, और इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा जब इसकी लंबाई आधी कर दी जाए? तो यानी प्रारंभिक लंबाई का आधा कर दिया जाए, तो यानी L/2, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2.4 कर दिया जाए, यानी यहां पर A का मान तो A ही है, लेकिन यहां पर A का मान 2.4 गुणे A कर दिया जाए। ठीक है, तो आओ भैया हल देखते हैं। यदि समान प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थ का तार बना हुआ है तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। तो यानी हम लिख पाएंगे R1 A1 इंटू L/L1 बराबर R2 A2 अपान L2। तुम्हें R2 का मान निकालना है, तो R1 की वैल्यू कितनी है भैया? 4 इंटू A1 का मान कितना है? A1 का मान है A, L1 का मान कितना है? वो L। R2 हमें निकालना है। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 2.4 गुणे A अपान L2 का मान कितना है? L/2। ठीक है, A से A कट जाएगा, 2 L से L कट जाएगा। क्या मिलेगा हमको? यदि यहां पे देखा जाए तो 4 बराबर R2 इंटू 2.4 अपान में, ये कितना हो जाएगा? अपान में 2। इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि सीधे सीधे आ जाएगा R2 बराबर 4 दूना 8 गुणे, सॉरी डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, क्षेत्रफल 2.4 है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई, यानी R2 बराबर 2.4 से डिवाइड करिए 8 को, 2.4 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितना आ जाएगा? सॉरी 8 को डिवाइड करेंगे 2.4 से, तो यानी 80/24 ये लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करो 40/12, फिर 2 से डिवाइड करो 20/6, यानी 6 से डिवाइड करोगे 3.3, 6 का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा 6 का 18, 3.33 आना आएगा। ठीक है, यानी इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3.33 ओम, 3.33 ओम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल यहां पे 2.4 नहीं है,
बल्कि 2a है, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यदि 2 गुना हो जाएगा तो क्या अंतर आ जाएगा सर, तो उसमें अंतर आ जाएगा, यदि हल की बात कर लूँ मैं तो प्रारंभ में लंबाई L1 का मान तो L था, A1 का मान A है और R1 का मान 4 ओम है। ठीक है, अब बाद में क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई L2 प्रारंभिक लंबाई की आधी हो जा रही है और A2 प्रारंभिक क्षेत्रफल का 2 गुना हो जा रहा है। तो हमसे R पूछा जा रहा है, R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस अंतर एक छोटा सा है कि वहां पर 2.4 लिखा था और यहां 2 गुना कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे, R1 इंटू A1 अपान L1 बराबर R2 इंटू A2 अपान L2। ठीक है, अब यहां से R1 की वैल्यू कितनी है, 4, A1 का मान A है, L1 का मान L है, बराबर R2 हमें निकालना है, इंटू A2 का मान कितना है भैया, A2 का मान है 2A अपान L2 का मान कितना है, L अपान 2, 2 से 2 कटा, L से L कटा। ठीक है, तो 4 इक्वल टू R इंटू 2 अपान 2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से इसको डिवाइड करेगा तो 4 इंटू 2 अपान 2 इज इक्वल टू R। कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है, अच्छा ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू R2 इंटू 2 दूना 4, 4 से 4 काटो, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम। कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि पहले वो 4 ओम था, अब कितना हो गया, 1 ओम। तो यानी कि R2 जो होगा वो प्रारंभ का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, यानी R2 जो होगा वो R1 का 1/4 भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, कोई डाउट किसी को, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं। ठीक है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है, सॉरी 2020 में आया हुआ है और आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो आपका काम केवल इतना है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।